सबसे पहले हमारे पास जो है हम इसको कहते हैं क्या, एआई। एआई हमारे पास आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन या सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर कैसे सॉफ्टवेयर भी होते थे, दैट वाज सिंबॉलिक एआई। ठीक है, जेन्युइनली एआई नहीं होते थे, बल्कि ये क्या होते थे भाई, क्राफ्ट रूल्स थ्रू जो है वो क्रिएट किए जाते थे। फिर एक एरा शुरू होता है एंड दिस इज बेसिकली मशीन लर्निंग। कौन सा एरा होता है ये, मशीन लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रूल्स क्राफ्ट नहीं किए जाते, जैसा हमने प्रीवियसली एक्टिविटी भी करी थी, देखा भी था कि हम क्या करते हैं भाई, रूल्स क्राफ्ट नहीं करते हैं और काम कर लेते हैं, डेटा देते हैं और रूल्स जो है वो खुद निकल के आता है। पिछली क्लास को याद कर लो थोड़ा सा। मशीन लर्निंग में ही जो अब नया डोमेन है वो कौन सा है भाई, डीप लर्निंग का डोमेन। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं या डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो आप बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप डीप लर्निंग में काम कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं भाई, मशीन लर्निंग ही परफॉर्म कर रहे हैं। बट मशीन लर्निंग के कुछ आपके पास क्या है, एल्गोरिथम्स डिफरेंट है, डीप लर्निंग के काम करने का तरीका जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अभी किसी ने क्वेश्चन रेज किया कि भाई क्या डिफरेंस है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, तो कोई बता सकता है। हाँ, क्या डिफरेंस है, एमएल और डीएल में क्या फर्क है। ठीक है, ठीक है, और एडवांस वर्जन तो है ही। हम्म, फर्क नहीं समझ में आया ना, देखे। अच्छा, जो जो सब जवाब दे रहे हैं वो सही बात है। और जब हम कहते हैं कि भाई एक्चुअल डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो डिफरेंस तो इंतहाई संगीन किस्म के हैं। इसमें एक सबसे पहला जो डिफरेंस है वो शैलो लर्निंग का है, किसका, और डीप लर्निंग का है। अब ये दो वर्ड क्या है, इसको पकड़ लेते हैं पहले, कि जितने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं उनको जब हम डाटा देते हैं, समझना है, कोशिश करना है इसको समझने की, जब उनको हम डाटा फीड करते हैं तो वो डाटा मॉडल में पास होता है, मॉडल उसके दरमियान क्या करता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, लर्न करने की कोशिश करता है और आंसर निकालने की कोशिश करता है और आंसर निकाल देता है। ये प्रोसेस यहां पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, डीप लर्निंग जो है ये शैलो नहीं है, वन टाइम नहीं है। इसके अंदर मॉडल जो है वो अपने आप को, इसमें डाटा एक बार भी नहीं देते हम, बल्कि इसके अंदर हम उसी डाटा को क्या करते हैं, बार बार डाटा जो है वो एल्गोरिदम को देते हैं, और एल्गोरिदम अपनी लर्निंग को क्या कर रहा होता है, इंप्रूव कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि पहली बार में जो आंसर आ गया, जैसे मैंने एक बार एक डाटा दिया उसको, ठीक है, उसने आंसर निकाला, आंसर ओरिजिनल आंसर के साथ मैच किया, गलत हो गया,
क्या हो गया? अब क्या होगा? अब वो जो उसने लर्निंग की है, अभी मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, लर्निंग करते 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 लेफ्ट टू राइट गया था। अब जवाब अगर गलत हो गया है तो रिवर्स ऑर्डर में क्या करेगा? अपनी लर्निंग को वापस अपडेट करता हुआ आएगा। नहीं, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन। दिस इज द की। जो बैकवर्ड प्रोपगेशन एल्गोरिथम है, यही एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो किसके दरमियान है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के दरमियान। तो शैलो लर्निंग में सिर्फ फॉरवर्ड प्रोपगेशन है, बैकवर्ड नहीं है। डीप लर्निंग में क्या है हमारे पास? बैकवर्ड प्रोपगेशन। यानी अगर मैंने उसे कोई डाटा सैंपल दिया है डायरेक्ट, और साथ साथ हम क्या देते हैं? आंसर भी देते हैं ना। कल हमने ये बात सीखी थी ना कि हम डाटा भी देते हैं और आंसर भी देते हैं। जब वो डाटा लेता है तो उससे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, आंसर भी उसके साथ आता है, मैच करता है। वो गलत हो गया, कोई बात नहीं, आई विल अपडेट माई नॉलेज। ठीक है, वो रिवर्स ऑर्डर में अपनी नॉलेज को क्या करता है? फिर अपडेट करना शुरू कर देता है। इट इज ऑल अ मैथमेटिकल प्रोसेस। सब लोग पढ़े लिखे, सबने डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन पढ़ी होगी, ये सारा डिफरेंशिएशन है। डेरिवेटिव्स निकालना, चेन रूल लगाना। ठीक है, तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में जब डाटा फीड किया जाता है, ये मैं बहुत सिंपल अंदाज में मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे, वैसे ही बस में चलते फिरते किसी के वलीमा खा रहे हो, कोई पूछ ले आपसे, बराबर में बैठा हो बंदा, तो आप उसे मोटी मोटी बातें तो क्या कर सके? बता सके। किसी लेमैन को समझाना हो जो इस फील्ड का बंदा नहीं हो, तो उसे आप बता सके। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को हम डाटा फीड करते हैं लर्निंग के लिए, तो डाटा हमें बेहतरीन हालत में रेडी करना पड़ता है। मतलब बेहतरीन हालत में, आसान वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, बात देर तक रहे। कि एक बंदा है, मेरे पास एक डाटा है। डाटा ये है कि एक बच्चा जो है वो, उसकी क्लास में अटेंडेंस 90% है। ठीक है, और उसने अपने मिड के एग्जाम में भी नंबर जो है वो 80% नंबर लिए हैं, और वो रोजाना 2 घंटे घर में पढ़ाई भी करता है, और वो लेक्चर भी अच्छे से सुनता है, और उसे खाने में बिरयानी पसंद है, और वो लाहौर में रहता है। अब आगे उसका रिजल्ट लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि उसका ग्रेड ए आएगा। सही है, ये डाटा है, और उसका रिजल्ट लिखा हुआ है ग्रेड क्या आएगा? ए आएगा। तो अब अगर ये डाटा मैं उठाकर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दे दूंगा, तो एक कॉमन आदमी भी यहां बैठा सोच रहा है कि यार उसकी ए ग्रेड आने से बिरयानी खाने का क्या ताल्लुक है, या उसके लाहौर में या कराची में हैदराबाद में रहने से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। समझना बात, मैंने जानबूझ के इसलिए सिंपल मिसाल ले रहा हूं। इसका मतलब यह है कि देयर आर सम इररेलेवेंट फीचर्स इन अवर डाटा जिनका ताल्लुक आउटपुट से बनता ही नहीं। तो अगर मशीन लर्निंग के अंदर मुझे डाटा सप्लाई करना होगा, तो मैं ये सारे डाटा की फीचर इंजीनियरिंग पहले खुद करूंगा कि कौन सा फीचर मेरे आउटपुट के साथ कोरिलेट करता है, वो फीचर्स रखूंगा, और बाकी फीचर्स क्या कर दूंगा? ड्रॉप कर दूंगा। जी, अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये कॉलम हमें चाहिए, ये कॉलम हमें नहीं चाहिए? देखिए, अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स और स्टैट्स की टर्म में बात करें, वो आज हमारा टॉपिक भी है कि भाई कल हमने इक्वेशन देखी थी ना, एक्स और वाई। हम एक्स का इनपुट डाल रहे थे, वाई आउटपुट निकल रहा था। तो
तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक, कौन इंडिपेंडेंट था और डिपेंडेंट कौन था, y किस पे डिपेंडेंट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y में कुछ रिलेशनशिप है। तो हम क्या करते हैं, अब वो 6 घंटे पढ़ता है, उसका रिजल्ट ए ग्रेड है, तो ये कोरिलेशन है, पढ़ने और ग्रेड में कोरिलेशन है या नहीं। ये चूंकि वहां कैटेगरिकल वैल्यू है ग्रेड, तो लिहाजा मैं इसका कोरिलेशन मैथमेटिकली फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि कोरिलेशन आता है नंबर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर आता है। लेकिन बजाहिर एक अपनी थिंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कोरिलेशन क्या हो रहा है, बन रहा है। इसी तरह उसके मार्क्स जो हैं कंसिस्टेंटली क्लास टेस्ट के अंदर अच्छे चले आ रहे हैं, 70s में 80s में, और कोरिलेशन बनता है या नहीं बनता, तो ये हमें स्टडी करना पड़ता है। जहां न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वहां हम कोरिलेशन का फंक्शन लगा के उनके दरमियान कोरिलेशन मालूम कर लेते हैं कि भाई ये टारगेट वेरिएबल है, ये इनमें से किसी फीचर पे डिपेंड भी करता है या नहीं करता। तो अगर डिपेंड नहीं कर रहा होगा हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है, और अगर कर रहा होगा तो पकड़ लेंगे। तो दूसरा डिफरेंस क्या नजर आया हमें, फीचर इंजीनियरिंग। इसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं कि मुझे डेटा जो है क्या करना पड़ेगा खुद, क्लीन अलग चीज है, फीचर सिलेक्शन समझ लें इसको। क्लीन तो हमने कर लिया, मिसिंग वैल्यू निकाल ली और ये कर लिया, डुप्लीकेट निकाल लिए, ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, आउटलायर निकाल लिया, वो क्लीन जो हम करके हैं वो अलग चीज है, वो तो हमें हर सूरत में करना है जी, ये हम मशीन लर्निंग में करेंगे। लेकिन फीचर इंजीनियरिंग जो है वो यही है कि कहीं कोई ऐसा फीचर लिखा हुआ है जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें से इंजीनियर करके उसमें से एक इंफॉर्मेशन निकालनी, खैर अभी वो डिटेल ज्यादा हो जाएगी। तो फीचर इंजीनियरिंग जो है मशीन लर्निंग में करनी पड़ती है, जबकि डीप लर्निंग में जैसा भी डेटा वो दे दो वो खुद ही क्या कर लेता है, फिल्टर कर देता है, इररेलेवेंट फीचर्स को खुद ही फिल्टर कर देता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े डेटा सेट में आ जाते हैं, मेरे पास अगर 100 रिकॉर्ड्स भी हैं तो गुड इनफ में रिजल्ट आ जाएंगे। बट डीप लर्निंग को ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा डेटा रिक्वायर्ड होता है। थोड़े डेटा पे डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये लैक ऑफ डीप लर्निंग कह सकते हैं कि उसे डेटा ज्यादा चाहिए होता है। तो याद रहेगी बुनियादी बात। अच्छा देखो, डीप लर्न आज की जो जितना काम है ना वो सारा डीप लर्निंग में ही हो रहा है, लेकिन एक बात कही जाती है भाई अगर मेरे पास कम डेटा होगा तो मैं वैसे ही डीप लर्निंग एल्गोरिथम चूज नहीं करूंगा, क्योंकि यार डेटा ही कम है मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा मशीन लर्निंग से मसला क्या हो जाए, हल हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बाज दफा जो अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है ये सिंपल प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं, टेबुलर डेटा को ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं। बट जहां कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डेटा होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा है, वॉइस की फॉर्म में डेटा है, इमेजेस हैं, वहां मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते। वो डीप लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो उनके रिजल्ट्स बेहतरीन जो है वो दे देता है। देखो एआई के जितने मॉडल है या तो मशीन लर्निंग के होंगे या डीप लर्निंग होंगे। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वो सब किसके अंडर में है, एआई के अंडर में है। किसका, एलएलएम जो है वो क्या है, मॉडल है। मॉडल किस में बनाया हुआ है, तो वो बेसिकली डीप लर्निंग ही है। ट्रांसफॉर्मर एक नया आर्किटेक्चर है जो इस्तेमाल होता है। तो
खैर वो है, वो भी डीप लर्निंग ही, ठीक है। हाँ, और कोई क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये एक नया सवाल आ गया है जिससे एक नई तरफ हम जा रहे हैं कि अभी इससे पहले जो क्लास हो रही थी वो एजेंटिक एआई की होती, तो हम कौन सी एआई पढ़ रहे हैं? देखो, एआई को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करूं, क्लासिफाई करना शुरू करूं, तो अभी जो हम एआई पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटिव और प्रिडिक्टिव है। क्या है? यानी मैं एआई को कोई चीज दिखाऊं, कोई तस्वीर दिखाऊं तो बोले हाँ भाई ये इंसान है, ये मर्द है, ये औरत है। तो ये क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। फिर मैं कोई वैल्यूज प्रिडिक्ट कराऊं, फ्यूचर प्रिडिक्शन कराऊं तो ये प्रिडिक्टिव है। फिर हमारे पास जनरेटिव है, इसके अंदर हम सिर्फ डेटा दे के पूछेंगे नहीं कि ये क्या है, बल्कि हम उससे कहेंगे कुछ हमारे लिए क्या करूं, जैसे इमेज जनरेशन मॉडल हैं, आप चैट जीपीटी और बहुत सारे इस तरह मॉडल यूज, ये सारा क्या है? ये हमें क्लासिफाई नहीं करके दे रहा, बल्कि क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपके पास जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले क्लास हो रही थी एजेंटिक एआई की, तो फिर आपके पास एजेंटिक एआई, तो इस तरह जो है वो इवॉल्व हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है मामला आगे चल रहे हैं। जी, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की क्या देखो, रियल लाइफ एग्जांपल देखो। अच्छा, वैसे तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनके पीछे यही एल्गोरिदम जो है वो क्या चल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। ठीक है, लाइक आप YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम तो हमने भी बनाया था। ठीक है, तो ये एड्स आ रहे हैं आपके पास, ये एड कैसे आ रहे हैं आपके पास? जैसे ही आप कुछ सर्च करते हैं, अब इसको अगर हम आसान फ्रेम में समझ लें, तो जैसे मैं एक कंपनी हूं और मुझे 100 मुख्तलिफ कंपनीज ने ऐड दिए हुए हैं कि भाई ये हमारे ऐड चलाना आप अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे या कहीं पर भी। सही है, अब मैं क्या करूं? एक काम तो यह है कि जितने भी मेरे यूजर हैं ऑनलाइन में सबको एक ही ऐड क्या कर दूं, चला दूं, सारे लोग एक ही ऐड देख रहे हो, जैसे पीटीवी पे होता है या टीवी चैनल पे होता है। जो चीज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है वो सबके पास आ रही होती है। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप भी टीवी खोले वही चैनल लगाए, आप भी टीवी खोले वही चैनल लगाए, दो अलग अलग चीजें आ रही, ऐसा नहीं होता। सेम चीज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। रिकॉर्डिंग भी होती है, लाइव स्ट्रीमिंग है, रिकॉर्डेड ड्रामा जो आ रहा होता है वो लाइव स्ट्रीम दो ड्रामा चल रहा होता है, रिकॉर्डेड होता है। लेकिन जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो है ब्रॉडकास्ट। वर्ड ब्रॉडकास्ट क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज यहां सबको क्या हो रही है, सेम चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है। लेकिन अब मैं कहता हूं नहीं यार, मैं ज्यादा एफिशिएंट काम करता हूं, मेरे पास 100 डिफरेंट एड्स हैं, मैं और यहाँ मेरे पास 1000 यूजर्स हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हर यूजर को वही ऐड दिखाना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जैसे हमारे साथ होता है यूट्यूब पे। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी रिसेंट सर्च हिस्ट्री और प्रीवियस सर्च हिस्ट्री को देखते हैं और अपने पास अवेलेबल एड्स देखते हैं कौन से हैं, तो वो मैप कराते हैं, ये मशीन लर्निंग है कि इसकी ये हिस्ट्री है, इसको ये चीज पसंद है, ये वाला एड इसकी वॉल पे चला, ये वाला एड इस यूजर की वॉल, इस यूजर की ये हिस्ट्री है, ये वाला एड इसकी वॉल पे चला। आप सर्च कर लें कोई चीज यूट्यूब पे, किसी एड कोई आ रही हो आपके पास, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें, वापस आ जाए, फिर आपको वही सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं।
ऐसे ही है ना। तो ये क्या है, सारा यही चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है। हो सकता है डीप, अब उन्होंने एल्गोरिदम्स तो नहीं अपने एक्सपोज किए, हो सकता है डीप लर्निंग एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हो या कुछ और टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसी ऐसी होती, देखो जो पहले सिस्टम चलता है वो रैंडम पे चलता है, सही है। रूम में दाखिल होगे, कहाँ बैठोगे, अभी आप रैंडमली कहीं पे क्या कर लोगे, बैठ जाओ। तो इनिशियलाइजेशन जो होती है वो रैंडम पे होती है, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है उसको कौन सा ऐड दिखाऊंगा, तो रैंडम कोई भी ऐड जो है वो आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं YouTube की बात कर रहा हूं, तो मैं अगर कोई वीडियो देख रहा हूं तो उसी पे ऐड आ रहा है ना, तो हिस्ट्री तो बन गई फिर, खाली ब्लैंक स्क्रीन पे तो ऐड नहीं आ रहा हो। खैर, आगे चलते हैं। तो हम कहां थे भाई। अच्छा, अब हमने प्रीवियस क्लास में एक डाटा लिया था, याद है, और हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम जो है उसकी प्रोडिक्शन लाइन जो है वो ड्रॉ कर सके। अच्छा, आई होप सो कि तमाम लोगों को वो वाली बात समझ में आ गई थी कि भाई एक सिनारियो हमारे पास कौन सा था, कि जिसके अंदर हमारे पास एक्स था और नहीं, एक्स था हमारे पास और रूल था, ठीक है। एक्स रूल में जाता है और वहां से क्या निकलता है, वाई निकलता है। दूसरा सिनारियो हमारे पास मशीन लर्निंग वाला कौन सा था, हमारे पास एक्स भी था वाई भी था, और ये एक्स वाई लेकर हम कहा चले गए थे, मॉडल के अंदर। मॉडल ने हमें क्या निकाल के दे दिया था, इस रूल की बेसिस पे मैं इस प्रीवियसली कोई डेटा और फ्यूचर का कोई डेटा कुछ भी दे के मैं वैल्यू क्या कर सकता हूँ, प्रेडिक्ट करा सकता हूँ। याद आ गया सबको, ठीक है। अब यहां पर जो है देखो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, अभी मैं इसको किसी टॉपिक का नाम नहीं दे रहा हूं, वो कि ये है, लेकिन सिर्फ हम अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है अभी, हम डेटा ले लेते हैं कि बंदे का, किसी का एक्सपीरियंस, और बल्कि एक्सपीरियंस यहां ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं उसकी सैलरी, ठीक, एक्सपीरियंस और सैलरी। अच्छा, एक्सपीरियंस में हम यहां पर कुछ ईयर्स डिफाइन कर लेते हैं, 0, 1, 2, 10 साल हो गए एक्सपीरियंस, सही है। और इसी तरह सैलरी के ग्राफ पे हम कुछ काम कर लेते हैं। भाई सैलरी में हमारे पास कहां से स्टार्ट कर ले, 200 और 180, 160 और 140, 120, चलो। अब 0 साल एक्सपीरियंस वाला भी जो है वो ठीक है, जान लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अच्छा मैं उस सारे प्रोसेस को मैन्युअली रिपीट कर रहा हूँ कुछ चीजें समझाने के लिए, क्योंकि इनिशियल क्लास है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्या होना चाहिए। तो हमारा एक फीचर हो गया है क्या, एक्सपीरियंस, और एक फीचर हो गया है सैलरी। अब किसी बंदे का, अब मेरे पास एक डेटा सेट है, क्या है, डेटा सेट है कि एक बंदे का एक्सपीरियंस 2 साल का है,
तो उसकी सैलरी जो है वो कितनी है भाई, 120। एक बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का है और उसकी सैलरी जो है वो 150। एक बंदे का एक्सपीरियंस 3 साल का है और उसकी सैलरी जो है वो 120। एक बंदे का एक्सपीरियंस 2 साल का है और उसकी सैलरी जो है वो 160 है। आप कहेंगे ये कैसा डेटा है? हाँ, ऐसे ही होता है डेटा में। एक बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो 4 साल का है और उसकी सैलरी जो है वो 200 है। एक बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का है और उसकी सैलरी जो है वो 140 है। ठीक है। एक बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो 6 साल का है और उसकी सैलरी जो है वो 180 है। और एक बंदा जो है वो 10 साल के एक्सपीरियंस का है, उसकी सैलरी जो है वो 200 है। अच्छा देखो, अब इस डेटा को मैंने क्या करना है, प्लॉट करना। तो कहां कहां हो जाएगा आपके ख्याल में? पहला जो एक्सपीरियंस है 2 साल का, कहां जाके लग रहा है भाई? हाँ, 120। तो ये पॉइंट तो यहीं पर आ गया। क्या हुआ? अरे यार, थोड़ा मुनाफा इधर भी शेयर कर देना भाई। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ये क्या पता था, मैं ट्रेडिंग भी पढ़ा रहा हूँ इसी में। क्या जी, 8 बजे क्लास खत्म होगी, 8 10 पे आ जाएगी। कम मार्क करो, 2 घंटे मार्क करो उसके। कह रहे 1 घंटा में मैनेज कर रहा हूँ, 2 घंटे मार्क करो उसको। कंफ्लिक्ट तो आ गया, सारे मैनेज वैसे ही करना पड़ेगा। उसको बता देंगे भाई तुम्हारी 3 घंटे नहीं मार्क, 2 घंटे मार्क। हाँ तो भाई जो है ना वो मार्क करो, उसमें कोई मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। जो पॉलिसी, हाँ इल्म में डाल दो, और जो पॉलिसी है वो मार्क करो, उसमें कोई का कंफ्लिक्ट नहीं है ना। वो उसकी क्लास है, वो 6 से 8 में, वो नहीं, वो वैसे भी पढ़ाने जा रहा है, क्लास ले रहा है, सब क्लास ले रहे हैं, वाला बोल रहा है, सब फ्रेंड हो गए। कोई भी क्लास मिल गई, इसको मिल गई, 2 घंटे मार्क। अच्छा, अब ये जल्दी जल्दी इसको प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस है ये, बट जरूरी है। फिर 1 पे कितनी है भाई? 150, तो यहां पर तकरीबन आ जाएगा। ठीक है। और 3 पे कितनी है? 120, इसी लाइन पे आ जाएगा। फिर 2 पे 160, फिर यहां आ गया। फिर 4 पे 200, यहां चला गया। एंड देन 5 पे 140, यहां आ गया। ठीक है। देन 6 पे 180, यहां आ गया। देन 10 पे 200, यहां आ गया। अब देखो भाई, ये हमारे पास प्लॉट हो गया। अब सबसे पहले हमें देखो, ये मैं कोड में लेके एरे बना के प्लॉट कर सकता है, लेकिन मैनुअल इसलिए कर रहा हूं कि देर तक दिमाग में रहे, बात समझ में आए। अब ये डेटा मेरे पास है सामने। सबसे पहले तो मुझे इसमें ये देखना है कि भाई सैलरी और एक्सपीरियंस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अच्छा, अब यहां से बात करते हैं रिलेशनशिप की ना। जब हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास 2 तरह का कोरिलेशन होता है।
ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको क्या लग रहा है, इसके अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है? देखो, जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है उसके अंदर डेटा की डायरेक्शन यूं होती है, और जो पॉजिटिव होता है उसके अंदर डेटा यूं बढ़ रहा होता है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो सैलरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है भाई, कि भाई एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में अगर इंडिपेंडेंट को बढ़ाऊं तो डिपेंडेंट भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और अगर इनडिपेंडेंट को क्या करूं, बढ़ाऊं और डिपेंडेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो अभी इस वक्त फिलवक्त हमें क्या नजर आ रहा है कि रिलेशन तो पॉजिटिव है। क्या है, रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन रिलेशनशिप की हमारे पास क्या होती है भाई, स्ट्रेंथ भी होती है। क्या होती है, कोरिलेशन की हमारे पास स्ट्रेंथ भी होती है। हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई वो स्ट्रेंथ क्या होती है, कि अगर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है ना, वो आती है इन बिटवीन -1 to 1। अगर हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं और ये कोरिलेशन जो है लेस देन 0.5 होता है पॉजिटिव में, अभी सिर्फ पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है तो सही, लेकिन अब बात यह है कि x बढ़ा रहा हूं तो y बढ़ रहा है, तो ये भी तो बताऊं ना कि x थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं तो y कितना बढ़ रहा है। तो ये स्ट्रेंथ यहां से हमें यही बताती है कि भाई अगर 0.5 का रिलेशन, इसका मतलब x में अगर मैं 10 का इजाफा करूंगा तो y में कितना इजाफा हो जाना है, 5 का इजाफा हो जाना है। बढ़ेगा दोनों, x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, लेकिन x ज्यादा बढ़ा रहा हूं तो y उसका आधा बढ़ रहा है परसेंटेज वाइज अगर हम देखें। तो अगर ये जाहिर यहां तक पहुंच जाएगा तो फिर ये और ज्यादा हाईली पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा कि भाई x में थोड़ा सा भी इजाफा करूं तो y में भी उतना इजाफा। यही हाल जो है वो किसकी तरफ होगा, नेगेटिव साइड की तरफ होगा, कि भाई अगर एक को कम कर रहा हूं तो दूसरा भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव है वो। अगर एक को बढ़ा रहा हूं तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब नेगेटिव में भी यही होगा कि भाई अगर ज्यादा बढ़ा रहा हूं ज्यादा कम हो रहा है तो हाईली नेगेटिव है, कम बढ़ा रहा हूं कम कम हो रहा है तो भाई मॉडरेट है या स्लो है। तो जब हमारे पास हाईली कोरिलेटेड चीजें होती हैं तो ये डायरेक्शन होती है डेटा की बिल्कुल। और जब डेटा जो है वो डिस्पर्स्ड है तो इसका मतलब कोरिलेशन जो है वो है तो पॉजिटिव बट वीक है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये कैसा है अभी कि भाई परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है कि हर पॉइंट जो है वो साथ साथ क्या करते जा रहा है। और ये वाला क्या है अभी, हाईली पॉजिटिव है कि
बहुत ज्यादा डिस्पर्स नहीं है। और ये वाला हम शायद इस सिचुएशन में है इस वक्त ना, और जो ये वाला सिचुएशन है इसके अंदर तो कोरिलेशन है ही नहीं, कि कोई डायरेक्शन जो है वो बन ही नहीं रही, सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ही डिस्पर्स हो गए। और ये डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है, ये भी डाउनवर्ड हो गई है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इस वाले केस में क्या है भाई, ये तो पता चल गया कि इनके दरमियान डिपेंडेंसी मौजूद है, लेकिन अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो फिर आप मॉडल नहीं बना सकते। मॉडल बनाएंगे तो रिजल्ट नहीं है, वो दोनों वेरिएबल्स फीचर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो फिर प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो रही है? अब हमारे पास हमने क्या किया भाई, हम मॉडल को ये डेटा फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहां पर एक मॉडल बनाया और इस मॉडल को ये डेटा फीड कर दिया हमने, एक्सपीरियंस और सैलरी, और ये हमें बदले में क्या देने वाला है, हाँ बदले में हमें कोई रूल देने वाला है। रूल का मतलब क्या है भाई, रूल में हमें क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, ये जवाब देना चाहिए। तो रूल में हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी, ऐसी इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, तो हम यहां कह सकते हैं कि भाई कैसी इक्वेशन होगी, यहां पर सैलरी और यहां पर कोई स्लोप होगा, मल्टीप्लाई बाय होगा भाई एक्सपीरियंस प्लस कोई बायस वैल्यू। ठीक है, यानी जिसको हम यूं लिखते हैं अपनी इक्वेशन को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या सी, जो भी। स्लोप और बायस समझाऊं, क्या चीज समझाऊं? अच्छा, स्लोप और बायस क्या होता है, करते हैं, इस पे बात करते हैं। अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा तो अभी करेगा, वो इक्वेशन आइडेंटिफाई करेगा, सारी चीजें करेगा, लेकिन अभी हम चूंकि लीनियर को ही एड्रेस कर रहे हैं, तो वो सवाल आ जाएगा आगे, हम एल्गोरिथम जब बना रहे होंगे तो नॉन लीनियर के भी बनाएंगे। तो अभी हमने क्या बात की कि भाई हमारे पास जो है वो क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है भाई, एक अदद जो है वो रूल निकल के आ रहा है। तो वो अब रूल जब निकल के आएगा, समझना भाई, जरा साथ साथ चलना, क्योंकि फिर हम इसको कोड पे ले जाएंगे तो वहां एक्सप्लेनेशन नहीं होगी ज्यादा। तो अब रूल के अंदर जब रूल बन के आ जाएगा, अगर रिलेशनशिप कमजोर है तो रूल भी क्या होगा, कमजोर होगा। अभी वर्ड कमजोर, और रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो रूल भी क्या होगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं यही रूल तो निकल के आ गया, अब मैं यही एक्सपीरियंस जो है वो रूल के अंदर इंजेक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रूल के अंदर इंजेक्ट कर रहा हूं भाई। तो मेरे पास क्या हो रहा है भाई, रूल मुझे ये कह रहा है, यानी मॉडल जो हमने मॉडल बना लिया जिसको हम रूल कह रहे हैं, रूल मुझे कह रहा है कि 2 साल के एक्सपीरियंस वाले की सैलरी जो है वो 130 है, 1 साल वाले की वो प्रिडिक्ट कर रहा है 150 है, 3 साल वाले की प्रिडिक्ट कर रहा है 160 है, 2 साल वाले की प्रिडिक्ट कर रहा है भाई 120 है, 4 साल वाले की प्रिडिक्ट कर रहा है 150 है, फिर इसकी 140 है, फिर इसकी 180 है, और इसकी 200। तो अब क्या हुआ, एक हमारे पास प्रीवियस डेटा था, हमने क्या किया भाई, रूल बनाया और रूल ने अपने आंसर निकाल के जो उसने लर्निंग करी। हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि इन दोनों आंसर्स को मैच करके हम देखें कि रूल अच्छा है बुरा है, तभी पता चलेगा ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस रूल की मदद से, अब
क्या क्या आ गया हमारे पास? जाहिर है ये जब प्रिडिक्ट किया है उसने तो कुछ एम और कुछ बायस जो है वो क्या करा होगा, उसने निकाला होगा। तो अब मैं प्लॉट करूंगा दोबारा किसको? एक्सपीरियंस के साथ, ये वाली सैलरी को नहीं, ये वाली सैलरी। तो इसके नतीजे में मेरे पास क्या आ जाएगी भाई? एक लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक लाइन आ जाएगी। वो फॉर एग्जाम्पल यूं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, अभी तो हमने फर्जी डाटा लिया है तो हमें पता नहीं। सही है, एक लाइन आ जाएगी। ये लाइन क्या कहलाती है भाई? ये लाइन कहलाती है प्रिडिक्टेड लाइन। यही हमारा रूल है ना? ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिडिक्टेड लाइन। अच्छा, अब प्रिडिक्टेड लाइन ये आ गई तो हाँ, अब हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, एक साल वाले की सैलरी कितनी बताई जा रही थी? हाँ, 150। ये थी ना, ये वाली है ना एक साल वाली। देखो, मैं प्रीवियस वाले को ऐसे मार्क कर देता हूं, ये एक साल वाली सैलरी। और मॉडल क्या कह रहा है? कहाँ कह रहा है? ये इधर इधर लाइन आ रही है 140 या 130, लाइन थोड़ी टेढ़ी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है, ये एरिया जो है वो ओरिजिनल और प्रेडिक्शन में क्या है? डिफरेंस है, जो हम यहां से भी देख सकते हैं। 130 120 कितना डिफरेंस आ रहा है भाई? 10 का। यहां पर 0 का डिफरेंस। अब ये सारे डिफरेंसेस में निकालूंगा, सारे डिफरेंसेस निकालने के बाद उनका एवरेज डिफरेंस निकाल लूंगा, क्योंकि ओवरऑल एवरेज डिफरेंस कितना है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि एरर जो है वो कितना है। क्या पता चलेगा? एरर जो है वो कितना है। राइट? अब यही काम हम डाटा पे करने जा रहे हैं। चलो नमाज पढ़ के करते हैं, ठीक है? सब इसी में दौड़ रहे हैं, हमें ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं, डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे, मॉडल्स पे। अच्छा जी, कल हमने डेटा सेट लिया था और मैं आपसे डेटा सेट शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे दे दूँ या एयरफोर्स शेयर करूँ? ये वाला ग्रुप है ना हमारा? अच्छा भाई, ठीक है। नाउ सी, पे अटेंशन। यहां पर डेटा लोड कर रहा हूं मैं, ये हमने कल भी काम किया था। और क्या, आप वो मैनेज कर लेना यार खुद ही। अरे भाई आ जाएगी, मैंने डाल दी, क्या हो गया? व्हाट्सएप पे दे दिए मैंने, वहां से ले लो यार। तो हमारे पास यहाँ पर कितने फीचर नजर आ रहे हैं? अच्छा,
हम दो ही फीचर्स पे काम करेंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जेंडर को अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। डेटा लोड किया हमने, ठीक है। डेटा लोड करके मैं यहां पर क्या चेक करना चाह रहा हूं, हाइट और वेट। तो बेसिकली मैं क्या कहता हूं, df डॉट हाइट डॉट देखो कोरिलेशन निकाला मैंने किसके दरमियान, हाइट और वेट के दरमियान। कितना आ रहा है, मतलब बेहतरीन कोरिलेशन, ठीक है। तो ये तो मुझे बाय वैल्यू पता चल रहा है कि डेटा में कोरिलेशन अच्छा है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, कल भी हमने प्लॉट किया था, तो पांडा से बोला प्लॉट करो, स्कैटर प्लॉट करो, एक्स एक्सिस पे हाइट है, वाई एक्सिस पे वेट है, टाइटल ये है, प्लॉट करो। स्कैटर प्लॉट जो भी हम यहाँ पर बना रहे थे, इसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं। एक एक पॉइंट हम क्या करते हैं, प्लॉट कर रहे होते हैं। तो सी कितनी जबरदस्त डायरेक्शन है, ये बात समझ आ रही कि बेहतरीन 45 डिग्री के एंगल वाली डायरेक्शन है, लेकिन पॉइंट्स क्या है, उस डायरेक्शन पे क्या हुए हैं, स्कैटर हुए हैं, बट हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, अब जो इसकी प्रेडिक्टेड लाइन होगी वो कहां होगी, क्या प्रेडिक्टेड लाइन होनी चाहिए, हाँ कोई आइडिया नहीं। यही कर लेता हूं। हमारे पास डेटा कहां होनी चाहिए, क्या ये सही है, क्यों, ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो पॉइंट्स के डिस्टेंस हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये वाली लाइन सही होगी, ये सही है? नहीं। अच्छा, फिर यहां पे हो जानी चाहिए, ये वाली सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो लाइन को हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। किसने सवाल पूछा था स्लोप और इंटरसेप्ट का, तो भाई देखो ये जो लाइन चेंज हो रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। इसके पीछे कौन है भाई, स्लोप, हाँ। और किस जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, वाई एक्सिस के ऊपर, वो क्या है हमारे पास, वाई, ठीक है। क्या उसकी स्लोप होगी, क्या उसकी बाइस होगी। अब यहां पर देखो, यहां पर आ जाओ, मैं यहां पर एक, जरा ये बात तवज्जो से सुनना, मैं यहां पर एक
फर्जी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और कह रहा हूं भाई x1 और x2 यानी 55 से लेके 75 तक और y 78 से 250 तक, यहां से ये लाइन प्रेडिक्टेड लाइन नहीं है, बल्कि ये मैं सपोज कर रहा हूं कि ये मेरी क्या होगी, प्रेडिक्टेड लाइन यहां पर होनी चाहिए क्या, ठीक है। तो हम जब वो निकालेंगे तो हमें इसके लगभग लेके आ जाएंगे। ये लाइन की चौड़ाई है, मैं इसको कम कर दूं, अगर 1 कर दूं तो क्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये लाइन अब हमें क्या करनी है, प्रिडिक्ट। अभी तो ये फर्जी लाइन ड्रॉ है, हमें इस लाइन का मॉडल नहीं पता अभी हमें, वो हम मॉडल अब खुद बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया भाई, एक फंक्शन बनाया, एक और काम हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि इसमें इनपुट आएगा x और जवाब में क्या मिलेगा हमें, और दो चीजें और एडजस्ट करनी है, वही स्लोप और क्या उसका स्लोप होगा और कहां वो कट करेगी, और ये y रिटर्न हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये वाला y क्या कहलाएगा भाई, प्रिडिक्टेड। क्या कहलाएगा, प्रिडिक्टेड। तो मैंने ये फंक्शन कॉल बना लिया और दोनों के दरमियान डिफरेंस भी निकाल लिया, एक हमारा डेटा में मौजूद y है और एक हमारा प्रिडिक्टेड है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर लिया, तो रूट मीन स्क्वायर ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप सो कि सबको पता होगा रूट मीन स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अभी करते हैं, आगे चलते हैं, जब रिजल्ट आएगा फिर बताएंगे। अब हमने कहा हमारा x कौन है और y कौन है, y ट्रू जिसे हम कह रहे हैं, डेटा में से सेपरेट कर लिए, सबको आता है पांडस कोडिंग। अब हमने क्या किया भाई, यहां पर x भेजा, x के साथ अभी कुछ नहीं भेज रहा हूं, तो m कितना होगा और b कितना होगा। अब यहां प्लॉट में क्या हो रहा है जरा समझो इसको, x में y के आंसर आएंगे और y के, अब मेरे पास दो प्रेडिक्शन हो गई ना, कितनी हो गई, दो y हो गए, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, सही है। अब मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले जो ओरिजिनल डेटा है इनपुट और x और y जो डेटा में उसको प्लॉट कर लिया, फिर ये कौन सा प्लॉट है, ये वो फर्जी लाइन वाला प्लॉट है, फिर इसके अंदर अब मैंने x के साथ किसको प्लॉट किया, जो प्रिडिक्शन आई है। अब देखते हैं हमारा आउटपुट जो है वो क्या हमें शो करता है। क्या आउटपुट आ गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइन येलो के साथ साथ होगी, लेकिन अभी कहां आ रही है, क्यों जीरो आ रही है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या है भाई, तो इसका मतलब अब मैंने यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्लोप डालना पड़ेगा, स्लोप एडजस्ट करना पड़ेगा। याद करो एक्सेल में हमने काम किया था कि हम क्या कर रहे थे, नए नए स्लोप और इंटरसेप्ट डाल रहे थे ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। अब क्या स्लोप डालूं, देखिए यार 0 डाला था, 5 डाल देता हूं, इंटरसेप्ट कितना डालूं, यहां से कट करे तो भाई 50-60 डाल दो, ऐसे ही अपने अंदाज में डाल दो। अब इसको दोबारा कॉल करता हूं, ये सारी चीजें दोबारा क्या हो जाएंगी, प्लॉट हो जाएंगी। कहां निकल गया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, स्लोप को क्या कर देता हूं मैं, 1 कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर हुई, अभी स्लोप को और बढ़ाता हूं, 2 कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर तो ही, लेकिन इंटरसेप्ट कहां चला गया। अब इंटरसेप्ट को नीचे लाने के लिए क्या करूं, कुछ नहीं, 0 इंटरसेप्ट है तो वो ऊपर जा रहा है 100 से, इसका मतलब नेगेटिव में कुछ लिखता हूं, -3 लिख देता हूं और पीछे कर लेता हूं,
अब स्लोप को ऊपर ले जाता हूं थोड़ा। अच्छा, ये सारी एक्टिविटी करने का मतलब क्या है कि सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जब मशीन लर्निंग मॉडल काम करता है तो वो भी एडजस्टमेंट क्या करता है, पैरामीटर्स लर्न करके निकाल लेता है। वो एक दफा में क्या कर लेता है, निकाल लेता है। और मैं अगर आपको एक काम दे दूं और बोलो रात भर यहाँ बैठे रहें और ये लाइन निकाल के दिखा दें, तो नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो जो वैल्यूज है स्लोप और इंटरसेप्ट की, वो बड़ी दबंग सी है। वो वैल्यूज जो है वो ये 1.9 और -349। भाषा चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं और ठीक है, थोड़ा नीचे चला गया। ठीक हो गया, और इधर से थोड़ा सा इसको ये लो। तो इसका मतलब अब देखो, अब जब ये वैल्यूज गई तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू m कितना रखा हमने, 7.7 x प्लस माइनस b कितना रखा हमने, 347.5। ये हमारा निकल आया पे। अच्छा, ये क्या 100%? 100% तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज सारे पॉइंट क्या हुए हैं, स्कैटर है। तो अब ये कैसे पता चलेगा भाई, हम तो इंसानी आंख से देख के हमने फैसला कर लिया यार ये बेस्ट लाइन है। अगर आप इनकार करेंगे ये बेस्ट लाइन नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, कोई न्यूमेरिकल एविडेंस होना चाहिए ना। तो ये न्यूमेरिकल एविडेंस तो नहीं है, तो न्यूमेरिकल एविडेंस के लिए हमने कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, कि डिफरेंस निकालना है। याद करो, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है कि ओरिजिनल में और प्रिडिक्टेड में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है। और इन सब का एवरेज डिस्टेंस जितना कम होगा उतना मॉडल क्या होगा, अच्छा होगा। तो अब ये हमने यहां निकाला है, इसका स्क्वायर डिस्टेंस निकालते हैं। ये यहां पर कॉल किया हमने मीन स्क्वायर्ड एरर, y2 y प्रिडिक्शन। एक मिनट, मीन ये है ना हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर। ये फंक्शन कॉल किया हमने और इसको दोनों वैल्यूज जो है वो सप्लाई कर दी। ठीक है, इधर आएंगी दोनों वैल्यूज, कैलकुलेट होके मीन वैल्यू रिटर्न जो है वो हो जाएगी हमारे पास। तो व्हाट इट सेज, 153 स्क्वायर्ड एरर है। अगर मैं इसका रूट ले लूंगा तो ये हमें क्या मिलेगा, कम मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना एरर आ रहा है। अब यहां एक बात है सब बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की, क्योंकि अभी हम मशीन लर्निंग मॉडल में काम कर रहे हैं, तो ये तो वन गो में एक बार में वैल्यू क्या कर लेता है, निकाल लेता है। और मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर ये अपने आप को बैक प्रोपगेट नहीं करता है। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं कैसे मानूं कि ये जो एरर की वैल्यू आई है ये अच्छी वैल्यू है या ये खराब वैल्यू है। मेरे पास क्या कोई रेफरेंस वैल्यू है कि भाई जिसको देख के बोलो यार ये इससे करीब आ गई तो भाई बहुत अच्छी है, या इससे दूर चली गई तो बहुत अच्छी है? कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं। लेकिन हमारा जो गुड मॉडल अचीव होता है वो हम क्या देखते हैं कि भाई अगर मैं इस लाइन को इधर आ जाऊं, इस वाले पे, अगर इस लाइन पे रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है, इस लाइन पे रिजल्ट जो है वो 10 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एरर 10 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को समझना भाई जरा,
अब मैं इस लाइन को, ये लाइन इस वक्त यहां पर है, मैं इस लाइन को क्या करता हूं, थोड़ा सा ऊपर करता हूं, और दोबारा जब कैलकुलेशन होती है कॉस्ट में जाके चेक करता हूं, कॉस्ट में जाके चेक करता हूं, और कॉस्ट 10 से बढ़ के क्या हो जाती है, 12 हो जाती है। तो बताओ ये लाइन अच्छी है या ये लाइन अच्छी है, अरे पहले वाली। अच्छा मैं, अब मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता नहीं है 10 अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं यार ऊपर करने से, स्लोप को बढ़ाने से एरर क्या हो गया, बढ़ गया है। फिर एक काम करता हूं, मैं एरर को, स्लोप को कम करके देखता हूं। अब मैं नई लाइन के लिए क्या करूंगा भाई, नई लाइन के लिए मैं स्लोप को यहां से क्या करते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद पता चला कि 14 हो गया, 14 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर कर रहा हूं तो बढ़ रहा है, नीचे कर रहा हूं तो कम होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है रूल, समझो जरा, आखिरी बात है फिर बात क्लियर हो जाएगी। ऐसा रूल इसलिए नहीं है कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है यूं करके, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इसके करीब है, इससे इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है। अगर मैं इसको छेड़ कर यहां ले आऊंगा तो भाई इस पॉइंट के तो शायद करीब हो जाएगी, लेकिन इससे क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि मैं ऊपर जा रहा है तो एरर बढ़ रहा है तो नीचे करूंगा तो कम हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि अगर उस पॉइंट से जरा भी ऊपर जा रहा हूं तो एरर बढ़ रहा है, और उस पॉइंट से जरा भी नीचे आ रहा हूं तब भी एरर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब वही पॉइंट क्या है, बेस्ट पॉइंट है। इसीलिए इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी रेड लाइन है वो मेरी बेस्ट फिट लाइन है। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि भाई अभी रूट मीन स्क्वायर्ड कितना आ रहा है, 12.39 आ रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर स्लोप को क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा बढ़ा के चेक करता हूं। जब मैंने बढ़ा के चेक किया और मैं दोबारा रूट एरर निकाला, बढ़ गया। अच्छा फिर कम करके चेक कर लेता हूं, फिक्स कर लेता हूं, कितना आ गया भी 6 में, अभी भी 12 से क्या है, बड़ा है। मैं थोड़ा और कम कर लेता हूं, 16 हो गया। आ रही बात समझ में, इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि जो तमाम पॉइंट्स को क्या कर रहा है, बैलेंस करके रखा हुआ है। कि अगर मैं उसको और नीचे करूंगा तो ये वाले तो करीब हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और ऊपर लेके जा रहा हूं तो वो वाले करीब हो जाएंगे, ये वाले दूर हो जाएंगे। तो एक दरमियानी लाइन जरूर मौजूद है, इसीलिए इस लाइन को बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। क्या, बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। अच्छा अब यहां पर देखो, वी फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कि जब हम ये लाइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमसे आराम से नहीं हो पा रहा। मैंने कहा ना ये वैल्यू शायद सुबह हो जाती है, एडजस्ट करते करते हम ये नहीं फाइंड आउट कर पाते। अच्छा ये सारा जो काम हमने किया है ये अभी मैनुअल किया है। आप बोलेंगे फिर आपने कैसे निकाल ली ये लाइन, तो मैंने इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम निकाला, वहां से जो आंसर आया वो लाके यार रात भर बैठ के नहीं निकाले, ठीक है। इसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से चलाया, उसके जो आंसर आए उसको लाके यहाँ फिट करा, और सही सारा फिट होगा, वो तो निकाल लाइन निकाल के दी। तो नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसी काम को जो हम मैनुअल एडजस्ट कर रहे थे एल्गोरिथम से कहते हैं कि भाई अब तुम ये हमें करके दो, और वो कितना टाइम लगाता है ये देखते हैं।
हमारे पास डाटा था, ये वाला पॉइंट हाइट और वेट वाला, वो जेंडर के साथ किया, जेंडर को भी आप छोड़ दें, ये हमारा डाटा है, ठीक है। और कोरिलेशन हमने निकाला था, ये आ रहा है सही, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, ये स्टेप्स हैं जो भी हम करेंगे, अभी सिर्फ दिखा रहा हूं। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y, हमारा y हो गया। फिर हमने यहां से क्या किया भाई, scikit-learn हमारी मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, इससे हमने बोला कि भाई हमें एक एल्गोरिथम दे दो लीनियर रिग्रेशन का, वो हमने क्रिएट किया और ट्रेनिंग डेटा दे दिया हमने ट्रेन करने के लिए, ये मॉडल ट्रेन हो गया बस। और अब बताओ तुमने क्या निकाला, वो कह रहा है 7.7 और -351, ये दो वैल्यूज हैं स्लोप रिटर्न की, बस जो हम वहां लगे पड़े थे उसने निकाल के दे दिया, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब इस रिजल्ट्स पर हम प्लॉट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। नजर आ रहा है कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छा समझे बात को। अच्छा अब ये सारा काम किया हुआ है, अब हम इसको रिपीट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट था कि हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, हमने उसको मैनुअल जो है कोशिश की करने की, फिर एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश की। अब हम वापस आते हैं, अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, उस पर आ जाएंगे अभी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के हमारे पास जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम विद मशीन लर्निंग, तो हम ये कहते हैं हमारे पास पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है भाई, सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है। देन हमारे पास कौन सा होता है भाई, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है। देन हमारे पास सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, ठीक है। देन हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, ठीक है। ये कुछ टाइप्स हैं मशीन लर्निंग की। अच्छा ये मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं, तो क्या ये डीप लर्निंग की टाइप नहीं होंगी, बिल्कुल यही टाइप, क्योंकि वो भी मशीन लर्निंग ही है, बस सिर्फ मशीन लर्निंग परफॉर्म करने का अंदाज अलग है, पर प्रॉब्लम्स तो जो है वो क्या होंगे, वो यही सारे होंगे। अच्छा बहुत सारी जगह पे आपको सिर्फ 3 नजर आएंगे, कोई बात नहीं, बाज लोग 4 लिखते हैं, बाज लोग 3 लिखते हैं, ये सेमी सुपरवाइज जो है ना, वो सेल्फ सुपरवाइज। अच्छा अब बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की, तो जल्दी से बताओ क्या होती है भाई। हाँ ठीक है, और सुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन शामिल होती है, क्या, यानी हम उसको सिखा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने क्या पढ़ा था, हमने ये बात सीखी थी ना, हम डेटा भी देते हैं और आंसर भी बताते हैं कि भाई ये डेटा है और ये आंसर है, कि भाई ये तुम्हें तस्वीर दिखा रहा हूं, ठीक है, ये कौन है भाई, हाँ जो भी है, तो हमें बताना पड़ता है कि ये क्या है, तो हमारी सुपरविजन में ही वो सीख रहा होगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। और अनसुपरवाइज लर्निंग कौन सी होती है भाई, हाँ इसके अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, लेबल्स नामी कोई चीज नहीं होती। अच्छा अच्छी डेफिनेशन ये है
अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारा टारगेट कुछ नहीं होता, टारगेट हमारा कुछ नहीं होता। फिर हम करते क्या है उसके अंदर, क्या 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 क्रिएट करेंगे? तो हाँ, ग्रुपिंग करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मिसाल दी थी कि भाई ग्रुप्स बनाने हैं, सारी चीजें करनी है, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है कि इसके अंदर होता तो अनलेबल्ड डाटा है, यानी कोई टारगेट नहीं होता, लेकिन एल्गोरिदम खुद से टारगेट पहले क्रिएट करता है और फिर क्या बन जाता है, टारगेट क्रिएट होने के बाद सुपर ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन टारगेट क्रिएट खुद कर लेता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? हाँ हाँ, लेकिन बात पूरी नहीं है। क्या मतलब अपनी मिस्टेक से सीखता है? वो तो हर आदमी सीखता है, शादीशुदा नहीं सीखता, बस कुछ कर नहीं सकता बेचारा, हो गई गलती। हाँ हाँ ठीक है, बोले सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, मिस्टेक से सीखता है। और हाँ, बेसिकली इसको कहते हैं, सुनो, इन्वायरमेंट, ऐसे सो नींद आ जाएगी इतना लेट हो गए, इन्वायरमेंट से लर्न करता है। क्या करता है? देखो, एक एक प्रॉब्लम हमने देखा कि हमारे पास डेटा भी था और लेबल्स भी थे, तो हमने कहा यार ये सुपरवाइज लर्निंग। फिर हमने कहा यार नहीं यार, अब हमारे पास लेबल नामी कोई चीज, हम किसी कॉलम को नहीं कह रहे कि ये हमारा टारगेट कॉलम है, बल्कि हम पूरा ही डेटा दे रहे हैं कि बस इसको ग्रुपिंग कर दो या समथिंग और काम कर दो। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, अनसुपरवाइज लर्निंग। फिर अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये जो आज आप मॉडर्न लर्निंग देख रहे हैं, मतलब जितने चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर, तो ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नहीं नहीं, मैं अभी एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि माय रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, रीइंफोर्स। तुम कुछ कह रहे? मैं सिर्फ रीइंफोर्समेंट के उर्दू तर्जमा पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है उकसाना। क्या करना? असल वर्ड है क्या, उकसाना, समझे? उकसाने का मतलब क्या होता है, किसी को अच्छे काम के लिए भी उकसा सकते हैं, किसी को गुस्सा दिला सकते हैं। जैसे बच्चे को आप कहते हैं ना, बेटा अच्छा पढ़ोगे तो टॉफी दूंगा, तो ये क्या होता है भाई? हाँ हाँ, ग्रीड। इसमें सारे जो अल्गोरिथम्स लगते हैं, वो हमारा एरिया नहीं है यहाँ स्टडी का, वरना वो ग्रीडी सर्च अल्गोरिथम्स होते हैं। अब छोड़ो, बात कहीं नहीं जाएगी। तो बेसिकली उकसाना, यहाँ मॉडल को क्या कर रहा किया जा रहा होता है, उकसाया जा रहा होता है लर्निंग के लिए। अच्छा, अब किस तरह, अब ये सोच रहे दो, देखो इसकी बड़ी अच्छी सी मिसाल ये होती है कि, अच्छा इसका एक सिनारियो भी क्रिएट कर दूं कि इसके अंदर मॉडल जो है, मतलब उसको ना डेटा के बारे में कुछ पता होता है, लेबल तो वैसे ही कुछ भी, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि बस वो इन्वायरमेंट में जाता है, डाटा के अंदर जाता है और खुद ही कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ सीख लेता है। इसकी मिसाल जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ आसान सी मिसाल दूंगा कि ये फिनोमिना समझ में आ जाए। देखो,
नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी मिसाल देने चाह रहा हूँ कि जो आपको समझ में आ जाए। वहां कुछ भी ऐसी मिसाल नहीं होगी। देखो आप जो है ना, बल्कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आप बुरा ना मान जाए। अच्छा, अब सीन ये है, देखो मैंने मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। क्या करना था? मुझे किसी ने कहा तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में? सर सैयद यूनिवर्सिटी। ठीक है, मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। एग्जाम्पल, सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। ठीक है, कहीं से आपने नाम सुन लिया कि यहाँ पर जो है, कहीं आपने नहीं, कहीं से मैंने नाम सुन लिया यहाँ पर डी ग्रेड वालों का भी एडमिशन हो जाता है। अपनी बात कर रहा है यार। ठीक है, अब मसला क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे किसी ने ये तो बता दिया कि यहाँ डी ग्रेड वालों में एडमिशन हो जाता है, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम सर सैयद यूनिवर्सिटी कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, वहां कैसे जाया जाएगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया भाई, एक्सप्लोर किया, इंटरनेट पे गया, सर सैयद यूनिवर्सिटी सर्च की, गूगल मैप निकाला। क्या सिनारियो है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। मैं सिर्फ उस इन्वायरमेंट में आ गया कि यार आज, अब मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन, क्या हुआ, डी ग्रेड है, इंजीनियर तो बन ही जाऊंगा, तो अब लेना ही लेना है एडमिशन है। तो मैंने क्या किया भाई, सर्चिंग शुरू कर दी। ठीक है, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई एडमिशन हो रहा है। मैं सबसे यूनिवर्सिटी पहुंच गया किसी तरह। अच्छा, पहुंचने के लिए बहुत एक्सप्लोर करना पड़ा, कौन सी बस जाएगी। ठीक है, चिंची में जाऊंगा या बस में लटक के जाऊंगा। अच्छा, एक्सप्लोर करके मैं आखिरकार जो पहुंच गया। अच्छा, वहां जब पहुंचा हूं तो सबसे यूनिवर्सिटी एक स्क्वायर शेप्ड एरिया के अंदर मौजूद है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि एंट्री का रास्ता कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे सामने जो पहला गेट आएगा मैं वहां से इंटर होने की कोशिश करूंगा। वहां एक गार्ड खड़ा होगा, तो कहा है, अच्छा देखो इधर, कहा भाई एडमिशन लेना है। भाई वो वाले गेट पे जाओ। अब ये क्या हुआ, ये होता है एक्शन, एक्शन के अगेंस्ट लर्निंग, लर्निंग और रिवार्ड। यहां पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, रिवार्ड मिलता है। ठीक है, आपने एक्शन लिया, आपने एंट्री कोशिश की, उसने आपको भगाया, आप गए भाई, उसने इशारा कर दिया वाले गेट पे जाओ। वो इशारा कर रहा है मगरिब की तरफ, यूनिवर्सिटी यहाँ है, लेकिन आपने कहा चलो होगा कोई गेट आगे, आप दूसरे गेट पे गए, आपने वहां से गुजरे, कोई ने कहा भाई यहां से तो ये टीचर्स का रास्ता है। अच्छा, ये जो दोनों काम हुए, इससे आपकी लर्निंग हुई नहीं। आइंदा कभी आप ये करेंगे कि जब एडमिशन ले लेंगे और क्लास में जा रहे होंगे तो वो गार्ड वाले रास्ते से घुसेंगे? नहीं घुसेंगे। क्यों? बिकॉज यू हैव लर्न द इन्वायरमेंट। आपने क्या कर लिया है, इन्वायरमेंट से सीख लिया है, सीख लिया है कि ये रास्ता मेरे लिए। दूसरे गेट से गए, हमने कहा ये तो यार टीचर्स का है, बच्चे वहां से जाएंगे। आप वहां पहुंचे, आपको एंट्री भी मिल गई गेट से, आपने कहा लंबी सी लाइन लगी हुई, सारे लाइन में, आप भी लाइन में लग गए। घंटे एक घंटे बाद आपका नंबर आया, खिड़की भी पहुंचे, भाई वो एडमिशन का फॉर्म दे दो। मैंने भाई ये तो फीस जमा होने की लाइन है। फॉर्म तो फला खिड़की पे जाके मिलेंगे। अब आपने क्या कर लिया, अभी सीख लिया कि भाई ये यहाँ ये क्या है भाई, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन्वायरमेंट से क्या करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये क्या है भाई, हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। इसकी दूसरी मिसाल भी जहन में आ गई है।
आजकल हमारे साथ बहुत होता है, खास तौर पे बारिश का मौसम है या वो है, कभी भाई हयात थे तो हालात खराब होते थे तो हम रास्ते बदल बदल के घर पहुंचते थे। आप यहां से निकले जाने के लिए, अहमद भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, जाने के लिए निकले, रास्ता बंद है बीच में, क्या हुआ जी, आग जल रही है, टायर जल रहे हैं। अब मसला ये है, और वाकई अहमद के साथ मसला ये है कि इसे एक रास्ते के अलावा वाकई दूसरा रास्ता नहीं पता। मैं इसे यूं लेके जा रहा हूँ, उतार के इस गली में छोड़ दूं ना, ये वहीं खड़ा रहेगा, मुझे पता ही नहीं आगे। वाकई इसका ही हाल ऐसा है कि ऐसा ही है, ऐसा ही इसका। अब सीन ये होता है कि भाई हम देखते हैं आगे रास्ते बंद हैं, अच्छा हम हैं बाइक पे शबाटर, हमने अगले वाले को देखा कि उसने फुटपाथ से बाइक खुलाई और एक ने ये काम किया कि पीछे पूरी लाइन ने क्या कर लिया, ट्रैक चेंज कर लिया। अच्छा ट्रैक चेंज करने के बाद वो इधर उधर गली में घुस गया, हम भी घुस गए। अच्छा अब देखो बात ये कि मैंने यहां से जो है ना गुलशन जाना है, मुझे रास्ते का उस इलाके में इतने में कभी गए नहीं हूं, लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि मैं डायरेक्शन सीधी रहनी चाहिए। मैं इधर गली में घुसा, एक्शन लिया, पता लगा ये तो आगे बैरियर लगा हुआ है, दूसरी रास्ता है, तीसरा इधर घुसा, इधर से करते करते कराते आप छानबीन करते जो है ना किसी दूसरे मेन रोड पे जो है वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में निकल ही आएगा। इन्वायरमेंट नहीं जानते थे बट यू लर्न, इधर घुसे रास्ता नहीं, इधर घुसे नहीं, ये रोड तो वापस पीछे भी जाना है, वापस पलटे, करते 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 कराते अपने टारगेट पे क्या हो गए। ठीक है, तो हर हर नए स्टेप के ऊपर आप क्या कर रहे थे, लर्न करते जा रहे थे। फ्रॉम व्हाट डाटा, उस डेटा से जिस डेटा के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं होता था। तो दिस इज समथिंग आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है कि हर अगला स्टेप आपको मजीद उकसाता है कि और आगे बढ़ो, डायरेक्शन सही और आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप एक स्टेप लिया और वो फैसला गलत हो गया तो आप वापस क्या हो जाते हैं, पीछे होके दोबारा नया स्टेप जो है वो ले लेते हैं। और जो स्टेप सही होता है उस पर पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, जो स्टेप गलत होता है उस पर नेगेटिव रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा जी, तो हम बेसिकली इस वक्त जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है भाई, सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। इसमें जैसा कि अभी हम जो पढ़ रहे थे उसको हम क्या कहते हैं भाई, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ा है, लेकिन हम सारे टाइप के रिग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन, कल हम परसों क्लास में जो वीडियो देख रहे थे उसमें यही इशू था ना, डेटा साइंस कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो मैंने आपको बताया था भाई, उसमें बताया एनोमली डिटेक्शन, प्रेडिक्शन, ए है या बी है, क्लासिफिकेशन, राइट, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्लस्टरिंग। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कब रिग्रेशन होती है और कब, कैसे पता चलेगा, डेटा को देख के नहीं, डेटा को देख के पता नहीं चलता, बल्कि टारगेट को देख के पता चलता है। अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, न्यूमेरिकल और, तो वो प्रॉब्लम किसका होता है भाई, मसलन मुझे प्राइस प्रिडिक्ट करने, डिस्टेंस प्रिडिक्ट करना है, सेल्स प्रिडिक्ट करनी है, हाइट प्रिडिक्ट करनी है, और सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, और स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, और हाँ वेदर टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है। तो जहां जहां कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रिडिक्ट हो रही हैं, डेटा कोई भी हो, अगर आपका टारगेट वेरिएबल क्या है जो आपने प्रिडिक्ट करना है वो एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो प्रॉब्लम किसका है, रिग्रेशन का प्रॉब्लम। और क्लासिफिकेशन, जब मुझे कोई क्लास प्रिडिक्ट करनी है, कोई कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी है कि भाई ये किस कैटेगरी में, मेल में, फीमेल में, मेल में,
ठीक है, आप किस कैटेगरी में स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं। ठीक है, ये क्या है जी, ये लैपटॉप है, ये क्या है जी, ये पीसी है। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, क्या है ये, कैटेगरीज है, इसको कहते हैं क्लासेस है। क्या है, क्लासेस है। जब क्लासेस प्रेडिक्ट करनी होगी, कैटेगरीज प्रेडिक्ट करनी होगी, तो हमारे पास क्या होगा भाई, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब कहाँ लग गई, गुड हो गया, मुबारक हो। जल्दी भाग जाना है, मिठाई मांगना शुरू कर देंगे। अब रिग्रेशन करते हैं हम, तो रिग्रेशन में हमारे पास फिर हम मुख्तलिफ तरह की रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं। लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा के दरमियान, सुनो जरा गौर से, दोनों इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो रिग्रेशन जो है वो कौन सा होगा, लीनियर रिग्रेशन होगा। अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं तो कैसा रिलेशनशिप होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन के केस में फिर हम मजीद बात करते हैं किसकी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ये क्या चीज होती है, जब हमारे पास एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है तो दिस इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। बट अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट है तो फिर हमारे पास क्या कहलाता है वो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लेकिन ये होगा लीनियर रिग्रेशन बिकॉज एक्स की जो वैल्यू पावर होगी वो क्या होगी, उसके अंदर लीनियर पावर होगी, यानी 1 पावर होगी। फिर लीनियर के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, नॉन लीनियर यानी पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हमारे पास एक्स की जो है वो क्या हो जाती है, पावर्स आ जाती है, और हमारी इक्वेशन जो है, अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन में ज़ाहिर लीनियर रिलेशन तो होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन थोड़ी आएगी। फिर कैसी लाइन आएगी, डेटा जो है वो इस तरह से स्प्रेड होगा, नहीं कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हाइपरबोला इस तरह से स्प्रेड होगा। तो अब जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो स्ट्रेट तो हो नहीं सकती, बेस्ट फिट लाइन क्या होगी, कर्व की शक्ल में होगी। अगर मैं यहां दिखा दूं, ठीक, अब ये प्रिडिक्टेड लाइन है बट इट्स नॉट अ लीनियर लाइन। क्या ये पॉलिनोमियल कर्व है। तो अब डेटा अगर इस फॉर्म में होगा, दिस इज लीनियर और दिस इज पॉलिनोमियल। आप इधर भी देख ले, इक्वेशन भी नजर आ रही है हमें, लीनियर इक्वेशन, डेटा वही है, उसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आएगा। बट अगर उसी को मैं पॉलिनोमियल से सॉल्व करूं तो अच्छी लाइन जो है फिट हो जाएगी, अच्छी लाइन फिट हो जाएगी। परफेक्ट नहीं होती कभी भी, अच्छी फिट लाइन है, बेस्ट फिट लाइन जिसे कहते हैं, वो हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में फिर हमारे पास डिग्रीज होती है उसकी, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 है। जितना ज्यादा डिग्री बढ़ाते जाते हैं वो आप उसी वक्त देखेंगे। इसमें फिर और भी वेरिएशन आती है कि अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं तो हम कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लासू रिग्रेशन कहते हैं, या फिर हमारे पास रिज रिग्रेशन भी होता है। ठीक है, ये रिग्रेशन नहीं आएगा, तीनों में कहीं भी आता है। बेसिकली हम हमारा मॉडल अगर सही परफॉर्म नहीं करता तो हम मॉडल को पेनलाइज करते हैं, थोड़ा सा पेनल्टी लगाते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो, ये टेक्निक्स में आता है, टेक्निक्स में आता है। पढ़ ले, सही है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे
कौन कौन से एल्गोरिदम है? सबसे पहला जो एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कौन सा? हाँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन भी फिर दो तरह की होगी। एक वो क्लासिफिकेशन होगी जिसको हम कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर जो प्रिडिक्ट करना है वो दो ही चीजें हैं, या पास है या फेल, या जीरो है या वन, या मर्द है या औरत, या पहाड़ है या दरख्त। लेकिन अगर क्लासेस दो से ज्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर क्या होगा? वो बाइनरी नहीं होगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगा। मल्टी या मल्टी क्लासिफिकेशन होगा। दो क्लासेस वाला बाइनरी क्लासिफिकेशन, दो से ज्यादा वाला मल्टी क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता है, ये दिस इज समथिंग एल्स, कि मैं आप यहां पर जो है हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं कि उसको एक इमेज प्रोवाइड करेंगे, वो हमें बताएगा कि भाई ये इमेज कुत्ते की है, बिल्ली की है। ये कौन सा मॉडल है? बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल है, ठीक है। पर मैं एक ऐसी इमेज दे दूं जिसमें दोनों हो, नहीं, हमने नहीं है। ऐसी कोई जानवर और इंसान का कोई जो है ना क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है भाई। हमारा मॉडल, अगर हम ऐसा मॉडल बना रहे हैं जिसमें एक ही डेटा के अंदर दो क्लासेस पाई जाती हैं, तो वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता है। एक है बाइनरी क्लासिफिकेशन, एक है मल्टी क्लासिफिकेशन। बट अगर ऐसी मल्टी क्लासिफिकेशन है जिसमें अंदर एक ही इमेज के अंदर दो कैटेगरीज पाई जा रही हैं, तो वो क्या कहलाती है? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देयर आर टू मैनी एल्गोरिदम्स रिग्रेशन के और क्लासिफिकेशन के, बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो है वो हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर आप लिस्ट डाउन करें तो हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो हम देख सकते हैं। इसकी जो बात मैंने कर ली, लीनियर, मल्टीपल, रेंज, राशु, सारे सारे जो है ना, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, इस तरह एसवीएम रिग्रेसर, ये क्लासिफिकेशन में भी आते हैं। और लेकिन बेसिक्स जो है वो हमारे पास यही है, ये वाले। बाकी उन्हीं पर बाद में डेवलप हुए, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स बने, उन्हीं के रिग्रेसर भी बन गए। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स जो है, अगर उनको आप लिस्ट डाउन करें तो शायद ज्यादा आएंगी। लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, नेव बायस, के नियर, ए, डीप लर्निंग वाला, ग्रेडेड बूस्टिंग, और भी काफी सारे हैं, ठीक है। हम सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे। हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये चार तो हम पढ़ लेंगे। केएनएन भी पढ़ते हैं। केएनएन जब हम क्लस्टरिंग कर रहे होंगे तो वहां पढ़ लेंगे, वैसे ही एल्गोरिथम है कि क्लासेस ही बनाता है, ये भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ही है। और ग्रेडियंट बूस्टिंग में एक्जी बूस्ट, एडा बूस्ट, तो सारे हम नहीं पढ़ेंगे। बट जब आप कुछ पढ़ लेंगे तो फिर आपको आइडिया हो चुका होगा, आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में, तो आपको उसकी मैथमेटिक्स पता चल जाएगी, ये कैसे जो है वो क्लासिफिकेशन करता है, क्योंकि सारे पढ़ना तो मुश्किल है। अब आते हैं हम यहाँ पर वापस, जब हमारे पास ये वाली हमने चीजें देख ली कि यार क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या काम है, तो वापस इसी एग्जाम्पल पे आते हैं। नाउ जो बातें भी मैंने की है मशीन लर्निंग के टर्म में, वो यहाँ लिखी हुई है कि हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, जिसमें डेटा होता है और क्या होते हैं, रिग्रेशन हम पढ़ेंगे, रिग्रेशन, लासो और रिग। इसमें क्या होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल, और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लासिफिकेशन, 0 1 ट्रू फॉल्स, कैट डॉग, मोर देन 2 क्लासेस अगर है तो बाइनरी। अनसुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ डेटा होगा हमारे पास, क्लस्टरिंग और
डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ये दो काम इसके अंदर करेंगे। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में डेटा और लेबल्स ऑटो इनकोडेड है, मशीन खुद ही लेबल्स बनाती है। और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसको हमने डिस्कस किया। ये आपके पास फाइंडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हम कर चुके हैं। ये वही इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस एरर टर्म इसमें ऐड की गई। आगे चलते हैं, यहां आ जाए। नाउ दोबारा से इसी काम को हम कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इसको समझाता भी जाऊंगा ताकि बात जो है वो समझ में आती रहे। डेटा आपने लोड कर लिया है, ये आपका डेटा सेट है। कितने फीचर्स आ रहे हैं इसके अंदर? 3 फीचर्स आ रहे हैं। सबसे पहले एट दिस पॉइंट यू विल डिसाइड कि भाई ये प्रॉब्लम कौन सा है। आप क्या करने वाले हैं बताओ? हम वेट प्रिडिक्ट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 फीचर्स। तो वेट कैसी वैल्यू है, कौन सा प्रॉब्लम होगा? रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहां टारगेट वैल्यू देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि हमने यहां पर क्या करना है, रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व लगाना है। कहां पर? अगर जेंडर प्रिडिक्ट करना हो तो क्लासिफिकेशन लगाते कि भाई ये मर्द का डेटा है या औरत का। अच्छा, अब उसके बाद डेटा सेट को चेक कर लिया, ये सब पुरानी बातें आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। इनको निकाली, डेटा ओके है, बिल्कुल ठीक है। मसला ये है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं, डायरेक्ट डेटा को लेके एल्गोरिथम में नहीं कूदेंगे। पहले मुझे चेक करना है कि उनके दरमियान रिलेशनशिप है भी या नहीं। अगर वीक कोरिलेशन होगा तो फिर क्या आउटपुट आएंगे? इसका मतलब डेटा बहुत ज्यादा डिस्पर्स है, कोई ऐसी लाइन में ला नहीं सकता जो सही से सेटिस्फाई कर रही हो। तो यहां पर हमने क्या किया भाई, कोरिलेशन बिटवीन ईच वेरिएबल पहली दफा हम किसके दरमियान कर रहे हैं? जेंडर और वेट के दरमियान। अच्छा, जेंडर और वेट के दरमियान ऐसा ग्राफ आ रहा है। कैटेगरिकल वैल्यू और बल्कि इस वाले काम को अभी आप छोड़ दें, हम बाद में आते हैं इसके ऊपर। हम यहां वेट और हाइट के दरमियान कोरिलेशन हमने पहले प्लॉट किया। डेटा सेट में हमने बोला भाई कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 उठा लो, और ये हमारे पास आ गया। ये जरूरी नहीं कि आप स्लाइस से उठाएं, आप इसको कैसे उठा सकते हैं? डेटा सेट डॉट कौन सा वाला कॉलम? हाइट, बस हाइट सिलेक्ट हो जाएगा, और यहां पर डेटा सेट डॉट वेट। डेटा सेट है उधर जो किया हुआ, ठीक है, हमने इसको जो है वो प्लॉट कर दिया। तो ये देखने से पता चल रहा है कि इट्स अ गुड कोरिलेशन। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी ये वाला स्टेप भी मैं नहीं कर रहा हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, डेटा डॉट, ये जेंडर से अभी नहीं निकाल रहे हैं, इसको भी ऊपर ले गए। डेटा सेट हाइट और वेट के दरमियान क्या कर दिया भाई, कोरिलेशन। वैसे अगर मैं डायरेक्ट यहां पे कर दूं डेटा सेट डॉट कोरिलेशन, तो पूरे डेटा सेट में हर एक का कोरिलेशन निकाल देगा। क्या हो गया इसमें? अच्छा, वहां पर नंबर्स नहीं है, जेंडर लिखा हुआ, जेंडर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। खैर अभी छोड़ देते हैं उसको। ये हमने कोरिलेशन निकाल लिया। अच्छा, बहुत अच्छा रिलेशन है, देख के पता चल रहा था, है ना? अब हमने क्या करना है, जब हमें तसल्ली हो गई कि भाई हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान क्या है, रिलेशनशिप पाया जाता है, और हम इनके ऊपर मॉडल बना सकते हैं, तो दीज आर द स्टेप्स जो मैंने यहां लिख दिए। लोड डेटा सेट, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डिपेंडेंसी और कोरिलेशन, ये हम यहां तक कर चुके हैं ना। अब हमने क्या करना है,
सिलेक्ट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम सिलेक्ट करना है। तो एल्गोरिथम सिलेक्ट करने के लिए क्या किया भाई हमने, हमारा लीनियर रिग्रेशन है ना, स्टेप नंबर 3 जो मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने कहा एक काम और करें, इनपुट और आउटपुट को क्या कर दें, अलग अलग कर दें। तो हमने क्या बोला भाई, डेटा सेट में से वेट और जेंडर को क्या कर दो, हटा दो, तो क्या बचेगा, हाइट किस में डाल दो, एक्स में, तो ये हमारी हाइट आ गई। ठीक है, फिर डेटा सेट में से जो वेट का कॉलम है उसे किस में ले लो, वाई में, तो हमारा ये वाई बन गया। तो एक्स और वाई, एक्स में क्या आ चुका है, हाइट, वाई में क्या आ चुका है, वेट। ठीक है, क्या किया जी, स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट। अब यहां पर आ जाओ, ट्रेन और टेस्ट, ये क्या बना है भाई, दो दो में क्यों तोड़ रहे हैं, हाँ बेसिकली बेसिकली क्या होता है कि जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो मॉडल ट्रेन करते वक्त हम मॉडल को क्या दे रहे हैं, डेटा भी देते हैं और आंसर भी देते हैं, तो हम सिखा रहे हैं उसे, सिखाने के बाद एक सिखाने के दरमियान उसकी एक ट्रेनिंग एक्यूरेसी होती है, लेकिन ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या रिलायबल होती है, हाँ रिलायबल नहीं होती, क्योंकि ये सारा डेटा सीन डेटा होता है मॉडल के लिए। अब मुझे ऐसा डेटा देना होता है जो उसने पहले नहीं देखा हो, तो टेस्ट लेते हैं ना उसका, आपका भी तो टेस्ट लेना पड़ेगा ना, पहले ट्रेनिंग देंगे और फिर क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। मैं आपको चंद सवाल सिखा दूं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के 10 सवाल पढ़ाना शुरू कर दूं, आपने कर लिए, ठीक है वेरी गुड, वही टेस्ट में दे दूं तो क्या होगा, सारे पास हो जाएंगे। तो अब सारे अगर वही सवाल करके सारे पास हो रहे हैं तो ये रिलायबल स्कोर है आपका, हाँ नहीं है। डेफिनेटली मुझे ऐसे सवाल देने चाहिए जो उससे जैसे ही हो पर आपने पहले सॉल्व ना किए हो, फिर पता चलेगा किसने कितना सीखा। तो यही होता है। अब हम अपने डेटा को इसीलिए दो हिस्सों में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, ट्रेनिंग डेटा में, और कि जब मॉडल ट्रेन हो जाए और ये दावा करे कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है भाई 99% है, तो अभी कहता अभी आ जा बेटा मैदान में, टेस्ट करते हैं तुझे, अगर टेस्ट में भी आ गई तो फिर बल्ले बल्ले। तो इसलिए इसके लिए हमने क्या किया भाई, एसकेएलएन मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, हमने हमारा जो एक्स था हमारा जो वाई था उसको हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन में दे दिया और बताया कि टेस्टिंग में कितना डेटा रखना, टोटल डेटा का 30%, कितना डेटा है टोटल, 10,000, तो 3,000 जो है वो टेस्टिंग में चला जाएगा और 7,000 जो है वो ट्रेनिंग में चला जाएगा। रैंडमली डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगी। रैंडम स्टेट में पहले भी शायद बता चुका हूँ, इट इट फिक्सेस, जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है अब वही नंबर रहेगा। ये समझ आ रही है बात, कई दफा पढ़ चुके हैं हम पहले। हम रैंडम इंपोर्ट करते हैं, हाँ याद आया कुछ, मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 10 तक रैंडम नंबर जनरेट करते भाई, क्या आएगा अब क्या आएगा, हमें पता होता तो रैंडम क्यों होगा फिर, ठीक है। बट अगर मुझे इसको फिक्स करना है तो हम क्या करते हैं भाई, नहीं, हम एक सीड फिक्स कर देते हैं, कोई भी नंबर पे फिक्स कर देते हैं, अब जो नंबर आएगा इस सीड पे हमेशा वही आएगा, ठीक है। क्यों, देखो
जो रैंडम नंबर होता है वो हर दफा नया नंबर जनरेट होता है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि भाई हर दफा एक ही नंबर जनरेट हो, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक सीड नंबर फिक्स कर दिया। अब इस सीड पे यही नंबर जनरेट होगा, लेकिन ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ती कि मैं क्या कह रहा हूं। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? देखो बैटरी लो हुई। देखो रैंडम नंबर का जो एल्गोरिथम है पीछे, सुनो अब सुन लो, जब बात हो गई तो रैंडम नंबर का जो एल्गोरिथम है जनरेट करने के लिए, बेसिकली वो भी कंप्लीट रैंडम नहीं है। अरे वो भी किसी ने लिखा है तो उसको तो पता होगा अगला नंबर क्या आएगा, क्या लॉजिक है। इसलिए इसको हम कहते हैं रैंडम नंबर, बट रिसर्च में कभी भी रैंडम नंबर नहीं लिखते, खास तौर पे लिखते वक्त दावा नहीं करते, यही दावा करते हैं कि इट्स अ सूडो रैंडम नंबर। क्या? जस्ट लाइक रैंडम नंबर। सूडो का उर्दू तर्जुमा होता है नाम नेहाद, सूडो रैंडम नंबर, ठीक है। हाँ, जैसे सूडो कोड होता है, कोड नहीं होता बट कोड जैसा होता है, सूडो रैंडम नंबर। तो बेसिकली हर रैंडम नंबर जो जनरेट हो रहा है वो किसी ना किसी इन्वायरमेंट में हो रहा है। अगर मैं उसका इन्वायरमेंट फिक्स कर दूं तो वही नंबर जनरेट होगा। अब ये इन्वायरमेंट वाली बात समझाने के लिए मुझे फिर कोई मिसाल देनी पड़ेगी। वो क्या है? वो अब वो एग्जाम्पल यूं है, देखो सामने जो है ना एक, वो जिसपे तीर मारते हैं, कौन सा बोर्ड कहलाता है वो? हाँ, डार्ट बोर्ड, जिसपे डार्ट मारते हैं, ठीक है। हाँ, वो आर्चरी, आर्चरी में डार्ट बोर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, डार्ट बोर्ड में मैं, एक बंदा आता है, वो थ्रो करता है, वो जाके बिल्कुल सेंटर में लग जाती है। अच्छा, दोबारा अगर वो थ्रो करे तो क्या चांसेस है कि वहीं जाके लगेगी उसी जगह पे? हाँ, समझ में आ रही बात? कोई चांस नहीं है, तुक्का हो जाए शायद उसी जगह लग जाए। लेकिन 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 क्या किया जाए? लेकिन अगर फिक्स कर दिया जाए, क्या फिक्स कर दिया जाए? उसका इन्वायरमेंट। मसलन जिस जगह वो खड़ा था वहीं खड़ा रहे, जितनी फोर्स से फेंका था उसी फोर्स से फेंके, जिस एंगल से फेंका था उसी एंगल पे फेंके, ठीक है। आइसोलेटेड इन्वायरमेंट हो, एयर प्रेशर भी कांस्टेंट रहे, तो फिर कहां जाके लगेगा? कहां जाके लगेगा? एग्जैक्ट वहीं जाके लगेगा। बिल्कुल यही बात है सीड की, कि इस नंबर पे क्या हो गया? फिक्स हो गया है, इसका एनवायरमेंट फिक्स हो गया। अब रैंडम नंबर जो जनरेट होगा वो उस पर क्या होगा? यही जनरेट होगा। हाँ, हाँ, अगर मुझे चेंज 8 नहीं लाना, कुछ भी आएगा, हमें पता नहीं है उस पर क्या है, बट अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो फिर इस सीड पे कुछ और नंबर आएगा। लेकिन अब इस सीड में आएगा यही नंबर, चाहे 100 बार चला। क्या हो गया? उसका एनवायरमेंट फिक्स हो गया है। जो एल्गोरिथम इन इन नंबर्स पे जैसे कैलकुलेट करके लाया है, अब बार बार उस पर यही कैलकुलेशन आ रही है उसकी। यहां पर क्यों किया हमने? कुछ भी कर दो, यहां पे क्यों किया? यहां पे इसलिए किया हमने कि डेटा जो है पहले क्या होगा? शफल होगा। शफल नहीं होगा बल्कि रैंडम सिलेक्ट होगा। तो एक बार जो डेटा रैंडम सिलेक्ट हो गया, हम चाह रहे हैं कि वही डेटा रहे, हम जितनी बार इसको कोड को रन करें वही डेटा सिलेक्ट हो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारे एक्यूरेट एक जैसे आ रहे हैं। मसलन आपने घर पे एल्गोरिथम चलाया और आपकी एक्यूरेसी 99% आ गई, आप उछले जा रहे हैं, उछले जा रहे हैं। आपने कहा सर आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ स्क्रीन पे लैपटॉप लगाया, दोबारा चलाया, वो 99 से 60% हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपने दोबारा चलाया, दोबारा डेटा शफल हुआ, सिलेक्ट हुआ, कोई और रिकॉर्ड आ गए,
कोई और रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा? हेड करके, हेड तो टॉप के 5 रिकॉर्ड ले लेगा। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इससे वो शफलिंग इंडेक्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। जो आपके पास घर पे आ रहे थे नंबर, वही इंडेक्स यहाँ पर भी आएंगे। 100 बार भी चलाएंगे तो वही डेटा सिलेक्ट होगा, उसमें वैसे ही काम होगा है। हाँ, जो सैंपल सिलेक्ट हुए हैं वही सैंपल रहेंगे बार बार। जुआ खेलने गए कभी? चलिए, कसिनो में जाते हैं ना, ऐसे गर्दन ला रहे हैं रोजाना वहीं जाते हैं। फिल्मों में देखा, मैंने कहा कसिनो जाते हैं, हाँ हाँ। तो वहां देखा है ना, वो एक मशीन लगी हुई गोल गोल घूमने, उसमें बॉल फेंकते हैं। हाँ हाँ, ये है, देखो ये तजुर्बा देखा है। हाँ, मैं मान रहा हूँ देखा, मैं कब कह रहा हूँ कि आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान गए। हम भी यही कह रहे हैं। तो उसमें बॉल फेंकते हैं ना, तो रैंडमली बॉल किसी भी नंबर पे आके क्या हो जाती है। नहीं, अब यही बात समझाना चाह रहा हूँ। अगर वो फेंकने वाला जो बॉल फेंक रहा है, वही वाली बात है जो मैंने, उसी एंगल से, उसी फोर्स से, उसी जगह ड्रॉप करे और उसी तरह वो रोटेट हो रहा हो, तो वो एक ही जगह पर आएगा ना भाई। ठीक है ना, तो यही बिल्कुल सिस्टम इसका भी है कि हमने क्या कर दिया भाई, जिस जिन 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 पैरामीटर्स के ऊपर ये वैल्यू जनरेट हुई है 8, भाई जब मैंने यहाँ ये नंबर लिखा है तो एल्गोरिथम ने इन नंबर्स को लिया होगा, उसने कुछ किया होगा और नंबर जनरेट कर दिया। अब जब नंबर ही फिक्स है तो बार बार वही जनरेट हो रहा है, वही जनरेट हो रहा है, वही जनरेट हो रहा है, वही इतनी सी बात है। अच्छा, आगे हमने डेटा लेके मॉडल ट्रेन किया, बस इसको फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे।